अब आते हैं हम लोग, हमारा जो पार्ट सी रह गया था उस पर। जैसे पार्ट सी पे बात करते हैं। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी में जो क्षेत्र शामिल था वो उसको बोल सकते हैं हमारा कौन सा क्षेत्र? डायग्राम से समझने की कोशिश करना। कोशिश करो, साथ में बनाते चलो, ट्राई करो साथ में बनाने का। ठीक है, पार्ट सी की बात करें तो मोस्टली इसमें शामिल किया गया था ये वाला हिस्सा। दिख रहा होगा, मोस्टली बुंदेलखंड रीजन, उसके साथ में कुछ हिस्सा रीवा, सतना और पन्ना वाला। इस वाले क्षेत्र में जो छोटी छोटी रियासतें थी उन्हीं में से एक बड़ी रियासत थी, उसका नाम था कौन सी रियासत? रीवा रियासत। और जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, इस समय यहाँ पर शासन कर रहे थे कौन? पन्ना रियासत। और भी छोटी छोटी रियासतें थी, पर मोस्टली जो हिस्सा कवर किए था वो था पन्ना रियासत। अब इन दोनों को आपस में मर्ज करने का सवाल आया। मर्ज मतलब दोनों को एक साथ में मिलाना था, और ये काम जो हुआ वो काम हुआ कब? 1949 में। कब हुआ? 1949 में। 1949 में वही बात सामने आई जो ग्वालियर और होलकर, मतलब सिंधियाज और होलकर के बीच में आ रही। यहाँ पर बुंदेलखंड रियासत के प्रमुख थे कामता प्रसाद सक्सेना जी। बघेलखंड, जो रीवा सतना वाला जो एरिया था, वहां कौन सी रियासत थी? या एरिया को क्या कहते हैं? बघेलखंड। वहां पर राज किसका था? या फिर रियासत के प्रमुख कौन थे? महाराजा अवधेश प्रताप सिंह। अभी आप लोगों ने देखा होगा तो इनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है, रीवा में है ना। रीवा की, जैसे हमारे यहाँ ग्वालियर चंबल जो रीजन है, इसमें यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? शिवाजी यूनिवर्सिटी। और वहां पर, हाँ, रीवा में अभी कौन सी यूनिवर्सिटी है? महाराजा अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पर वो। तो बघेलखंड में किसका शासन था? रीवा रियासत के राजा कौन? अवधेश प्रताप सिंह। और बुंदेलखंड की रियासत का कौन था? कामता प्रसाद सक्सेना। ये दोनों राजी नहीं थे, ये कहते थे कि बघेलखंड में जो हमारी राजधानी है रीवा, आप उसको राजधानी बनाइए, अगर भारतीय संघ में शामिल करना है तो। कामता प्रसाद सक्सेना जी कहते थे कि नहीं भाई, राजधानी बनेगी तो बुंदेलखंड से ही। ठीक है, हमारे पास पन्ना है उसको बना दीजिए, नौगांव है उसको बना दीजिए। तो इन दोनों के बीच में समझौता करवाते हैं कौन? राजा मार्तंड सिंह। रीवा रियासत के महाराजा मार्तंड सिंह आते हैं, दोनों में बीच में समझौता होता है, और 30 अप्रैल 1949 को एक नया राज्य बनता है जिसका नाम है विंध्य प्रदेश। यहाँ तक कोई डाउट? 1 जनवरी 1950 को इसे स्टेट किसका दर्जा दिया जाता है? सी। देखिए, विंध्य प्रदेश बन कब गया था? 30 अप्रैल 1949 को, लेकिन अभी कोई पार्ट में शामिल नहीं था। पार्ट में कब शामिल हुआ? 1950 को। कौन से पार्ट में? पार्ट सी। पार्ट सी का इसको स्टेटस दे दिया, दर्जा दे दिया। 1952 में पहले आम चुनाव संपन्न हुए। ये पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो भारत में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952। आम चुनाव मतलब जनता ने डायरेक्टली वोट करके
अपने किसको चुना था? प्रधानमंत्री को चुना था। कब? 1952 संपन्न हुए। और पंडित शंभूनाथ शुक्ल, कौन? पंडित शंभूनाथ शुक्ल क्या बने? यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कब? 1952 में, 1952 में। तो क्वेश्चन पूछूं मैं कि विंध्य प्रदेश को, विंध्य प्रदेश का दर्जा या विंध्य प्रदेश का नाम विंध्य प्रदेश कब पड़ा? 30 अप्रैल 1949। और सी का स्टेटस विंध्य प्रदेश को कब मिला? 1950। बुंदेलखंड के प्रमुख कौन थे? बघेलखंड के अवधेश प्रताप सिंह। इस तरीके से हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का क्या कहलाया? विंध्य प्रदेश। पार्ट की बात करना तो पार्ट 3 में शामिल। ये वाला जो हिस्सा था इसका नाम क्या पड़ा? मध्य भारत या मालवा यूनियन। अभी पीछे की क्लास में देखा था, तो कंप्लीट भी किया था। और रेस्ट ये जो एरिया था इसको क्या कहा गया? और नीचे तक महाराष्ट्र वाला एरिया, ये क्या था? सीपी एंड बरार। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये किस, कौन से पार्ट का हिस्सा था? पार्ट ए। ये पार्ट बी। और विंध्य प्रदेश पार्ट सी। सीपी एंड बरार की राजधानी क्या थी? सीपी एंड बरार की राजधानी क्या थी? नागपुर। नागपुर। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा। मध्य भारत की राजधानी 6 महीने के लिए शीतकालीन राजधानी ग्वालियर। और ग्रीष्मकालीन इंदौर। ग्रीष्मकालीन। यहां तक कोई डाउट? अब ये हिस्सा बचता है छोटा सा, भोपाल और उसके आसपास का एरिया। यही बचा हुआ, बाकी पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लिया। इसे कहा जाता था भोपाल राज्य। इससे पहले ये भोपाल रियासत थी और इसको भी क्या दिया गया? अलग से राज्य का दर्जा दिया। और कौन से कैटेगरी में शामिल किया गया? पार्ट सी में। पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया किसको? भोपाल को। राजधानी क्या थी? रीवा। क्या राजधानी थी? भोपाल। कुल 2 जिले इसमें शामिल थे। आगे देखते हैं अभी कौन कौन से थे। ठीक है, यहां देखो, अगला जो राज्य था हमारा भोपाल राज्य। स्थापना किसने की थी भोपाल की? दोस्त मोहम्मद खान। भोपाल का संस्थापक कौन था भोपाल रियासत का? दोस्त मोहम्मद खान। अंतिम नवाब नवाब कौन थे? हमीद उल्ला खां। अंतिम नवाब हमीद उल्ला खां। कुल कितनी तहसीलें थी? 14। अगर हम लोग जिले की बात करें तो भोपाल राज्य में कुल 2 जिले थे। कितने? कुल 2 जिले थे। एक था सीहोर और दूसरा था रायसेन। भोपाल जिला नहीं था, वे तहसील था 1972 से पहले किसकी? भोपाल की, सॉरी सीहोर। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? टोटल कितने जिले थे? 2। एक सीहोर, दूसरा सीहोर के अंदर ही कौन आता था? भोपाल। 1 जून 1949 को इसमें शामिल किया गया, स्टेट सी में शामिल किया गया। और 1952 क्या हुआ था? इस साल क्या हुआ था? 1952 में भारत के प्रथम आम चुनाव संपन्न हुए थे। और पंडित शंकर दयाल शर्मा, कौन? पंडित शंकर दयाल शर्मा यहाँ के क्या बने थे? मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति बनेंगे यहाँ के। यहाँ के कौन बने थे?
मुख्यमंत्री जो आगे चल के 1992 से 1997 1992 से लेकर 1997 तक भारत के राष्ट्रपति होने का इन्हें गौरव प्राप्त। इसको शंकर दयाल शर्मा जी को। अगर आपसे पूछा जाता है कि शंकर दयाल शर्मा का राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था, तो कार्यकाल था 1952 से 97। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। तो इससे पहले ये कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके थे? गोपाल राय। अब बताओ यहां तक किसी को डाउट हो तो? पूरा एमपी कवर हुआ, समझ में आया यहां तक? आगे बढ़े। अब ये थी हमारे मध्य प्रदेश के बनने की कहानी, कब थी? 1947। अब थोड़ा इसके आगे अगर हम लोग जाए और हम लोग तो जो समय था पूरे भारत को मैंने अभी बताया डिवाइड कर दिया था किस पर? प्रशासनिक आधार पर। और ये अस्थायी व्यवस्था थी, ये भी बता चुका हूँ। लेकिन रीजन ये बना कि भाई आपने राज्य तो बना दिए और आधार बनाया किसको? प्रशासनिक व्यवस्था को, एडमिनिस्ट्रेशन को। थोड़ा सा आधार बनाया आपने ज्योग्राफिकल कंडीशन को, वो भी पूरी तरीके से नहीं। मोस्टली किस पे ध्यान दिया आपने? प्रशासनिक व्यवस्था पे। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, मतलब भाषाई विवाद बढ़ गए। कैसे भाषाई विवाद बढ़े? जैसे आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश का उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लें तो सीपी बरार वाला जो एरिया था, कौन सा एरिया? सीपी एंड बरार। और इसमें कौन कौन सा शामिल था? आज के मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो जबलपुर वाला एरिया, जबलपुर वाला एरिया इसमें शामिल था। और उसके साथ में अगर 1947 की बात करें तो राजधानी तो नागपुर थी, और वर्तमान की बात करें तो महाराष्ट्र का हिस्सा ही है। तो मान लीजिए राजधानी क्या है? नागपुर। किसकी? सीपी एंड बरार की। सीपी और बरार की राजधानी क्या है? एक छोटे से उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि कितनी बड़ी समस्या होती होगी। कोई जबलपुर का व्यक्ति है, उसको काम पड़ता है कहाँ पर? राजधानी में। तो वो जाता है सरकारी दफ्तर में। अब ये कौन सी मराठी भाषाई एरिया है? मराठी भाषी एरिया है। और जबलपुर का जो व्यक्ति होगा वो कौन सी भाषा बोलेगा? जनरली हिंदी। कौन सी? हिंदी। अब ये जा करके यहाँ किसी अधिकारी को नागपुर में जाके बोलता है हिंदी में, और जवाब मिलता है उसको किसमें? मराठी में। बात बनेगी क्या? बनेगी? एक दो बार बोलेगा, समझाएगा, फिर वो वहां से समझाएगा मराठी वाला अपनी भाषा में, और दोनों में विवाद बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी भाषा में गाली देते हुए बाहर आ जाएंगे। यही होगा, होगा कि नहीं? ये एक जगह का उदाहरण है। इससे ज्यादा समस्या आ रही थी जो हमारे दक्षिण भारतीय राज्य थे, जहां पर कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल ये भाषाएं ज्यादातर प्रचलन में थी। आपको लगता होगा सुनने में, या हम लोग उत्तर भारत में निवास करते हैं तो हमको लगता है कि वो तमिल वाला मलयालम समझ लेता होगा आराम से, मलयालम वाला कन्नड़ समझ होगा। क्या संभव है सर? अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि नहीं सब समझ सकते? किसी को नहीं लगता? नहीं समझ सकते? नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? वही कंडीशन होती है जैसे हम लोग हिंदी भाषी हैं, हमारे सामने अगर कोई तमिल वाला आ जाए तो वो फटाफट हमारे पास में खड़ा होकर तमिल बोल जाए, ठीक है? तो जो कंडीशन हमारी बनती है वही मलयालम वालों की बनती है, वही तेलुगु वालों की कंडीशन होती है, तो वही कन्नड़ वालों की होती है। सब भाषाएं अपने आप में अलग हैं। हम लोग खड़े हुए हैं, कोई मराठी बोल जाए तो मराठी बोलने वाला हम लोगों को ऐसा लगेगा पता नहीं क्या बोल के चला गया, क्या कहने की बहुत इच्छा। सेम कंडीशन दक्षिण भारत के साथ। यहाँ पर क्या किया था कि जो राज्य बनाए गए थे, राज्य बनाए गए तो राज्य बनाने के साथ इनमें क्या हुआ कि जो मद्रास राज्य बना, मद्रास राज्य के साथ किसको शामिल कर दिया? आंध्रा को शामिल कर दिया। अब आंध्रा जो रीजन था वो तेलुगु भाषी था, सॉरी तमिल भाषी था, है ना? सही कहा, तेलुगु भाषी था। और मद्रास वाला रीजन किसका था? तमिल भाषी था। आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुए,
सेम कंडीशन बन रही थी कहाँ, हमारे साथ। नागपुर वाला, विदर्भ वाला जो एरिया था, मराठी भाषी था, हम लोग क्या थे, हिंदी भाषी। सेम कंडीशन बनी बॉम्बे राष्ट्र में। वहाँ बॉम्बे में उस समय क्या था, गुजरात भी शामिल था। तो गुजराती लोग बोल रहे थे कि भाई हमें समझ ही नहीं आता ये क्या बोल जाते हैं, ये जो प्रशासनिक इसके अधिकारी आते हैं, ये लोग बाग आते हैं, हमें कोई आपस में कोई सामंजस्य नहीं बिठा पाते। तो धीरे धीरे मांग उठी जनता की ओर से, और जो स्थानीय नेता थे कि आप जो राज्यों को गठन कर रहे हैं या राज्य जो आप बना रहे हैं, प्रशासनिक आधार को बेस मत बनाइए। आप राज्यों का गठन कीजिए किसके आधार पर, भाषा के आधार पर, कि एक भाषा बोलने वाला जो राज्य है उसको आप एक जगह शामिल कर दीजिए, या फिर एक जो हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको एक अलग राज्य दे दीजिए, तमिल वालों को एक अलग अलग प्रदेश दे दीजिए, कन्नड़ वालों को अलग प्रदेश दे दीजिए। तो ये मांगे धीरे धीरे उठना शुरू हो गई थी 1947 से, और 1948 तक आते आते इन्होंने क्या किया, जोर पकड़ना शुरू। फिर क्या होता है कि जब बात आगे बढ़ती है तो संविधान सभा या जो हमारे पॉलिटिकल टॉप क्लास के लीडर थे उनके पास बात जाती है, तो वो कहते हैं कि चलिए सोचते हैं इस बारे में। सोचते हैं उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि चलिए एक काम करते हैं, हम फॉर्मेशन तो करेंगे राज्यों का, लेकिन हम भाषा को नहीं, हम अलग अलग बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु था धर्म। क्या किसी राज्य को धर्म के आधार पर गठित किया जाए? नहीं, ये पॉइंट आते ही चला गया। क्यों? क्योंकि इस चीज का परिणाम हम लोग भुगत चुके थे, वो था डिवाइडेड, और हमारे देश को एकत्रित करना था। क्या करना था? संगठित करना था, तो तोड़ना नहीं था। और ये बनाना था कब? लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि भाई अभी तो 1947 की बात है तो 5 साल के लिए देश को संगठित करता हूँ, उसके बाद भले ही तमिलनाडु अलग हो जाए, अलग देश बन जाए, हैदराबाद अलग देश बन जाए, ऐसा नहीं करना। उनकी सोच क्या थी कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना जो अब जिसकी अखंडता क्या हो, निश्चित हो, कोई तोड़ने वाला ना हो, इवन राज्य भी चाहे तो वो भी अलग ना हो। तो ये पॉइंट खारिज। फिर आता है आर्थिक। अगला आधार क्या बना? आर्थिक। प्रश्न उठा कि भाई आर्थिक, जैसे मान लीजिए आर्थिक नजरिए को ध्यान में रखते हुए राज्य बना दे, तो इसको भी नकार दिया गया। क्यों? मान लीजिए कोई राज्य है, अच्छा पैसे वाला है, अच्छे खनिज संसाधन है उसके पास, रिसोर्सेस अच्छे हैं, बंदरगाह है, अर्निंग अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है। दूसरी तरफ ऐसे भी राज्य थे जिनके पास कोई स्रोत ही नहीं था आय का, जनता गरीब थी। तो अगर ऐसे राज्य बनाते तो क्या होता? आपसी में विवाद होता, और फिर से जो एकता थी, अखंडता थी, उस पर क्वेश्चन मार्क लगता। तो इस पॉइंट को भी क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। अगला आता है भौगोलिक। तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि भाई एक काम करते हैं, हम ऐसे राज्यों को बनाने की कोशिश करते हैं जो ज्योग्राफिकल या भौगोलिक रूप से ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर चर्चा करने के साथ साथ इसको लिया गया, बट आंशिक रूप से, पूर्णता इस पर चर्चा नहीं की गई, ना ही इसको पूर्णता या बेस बनाया गया। फिर आता है अगला पॉइंट, भाषा। तो उन्होंने कहा, किसने? संविधान सभा में ये चर्चा हुई कि भाषा के आधार पर क्या राज्य बना दें हम लोग। 1947-48 की बात है, तो इसको भी नकार दिया गया कि नहीं। अगर उनको डर था संविधान सभा को या टॉप क्लास के जो लीडर थे कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्य बनाएंगे तो देश की एकता और अखंडता को खतरा है। एक भाषी लोग जब इकट्ठा होंगे तो हो सकता है भविष्य में 10 साल 15 साल बाद ये क्या कहें कि हमें अलग से देश लेना। तो ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इसको भी हटा दिया। अब बचता क्या है कि भाई पूरे जो आधार थे वो तो आपने ठुकरा दिए, अब राज्य बनाओगे तो किस आधार पर बनाओगे? तो उन्होंने एक सिंपल सा फॉर्मूला रखा, वो था कि प्रशासनिक व्यवस्था। भाई हम राज्य बनाएंगे तो प्रशासन के हिसाब से, जहां हमें प्रशासन चलाना सुचारू लगेगा, उस तरीके से राज्यों का निर्माण करें। तो शुरू में 1947 में किसको बेस बनाया गया था? प्रशासन को। यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन फिर क्या होता है, 1948 से राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित या रिफॉर्म करने की मांग तेजी से जोर पकड़ने लगती है। तब इसकी जांच के लिए क्या बनाई जाती है? एक समिति। जब धीरे धीरे जनता में सुगबुगाहट हुई कि नहीं भाई, हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं बन रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हर जगह पे, इस तरीके से राज्य, इस तरीके से देश नहीं चल सकता। सरकार को भी ये चीज समझ में आई, अंतरिम सरकार जो उस समय थी।
उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें जो आप वो जनता की तरफ से या लोकल लीडर की तरफ से जो पॉइंट आ रहा है निकल के, क्या करते हैं, इसकी जांच करवाते हैं। तो उसकी जांच के लिए भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए क्या बनी, एक समिति बनी या एक कमेटी बनी। कमेटी का काम क्या था, शब्द था भाषा। इस पर विचार कीजिए, आप जाइए पूरे देश में घूमिए, जनता से बात कीजिए, लोकल लीडरों से बात कीजिए, परिस्थितियों को वहां की समझिए। और प्रश्न क्या था कि हम भारत के राज्यों को भाषा के आधार पर बना सकते हैं कि नहीं। समझ में आया, उचित है कि नहीं। ये समिति नाम पे किसके थी, एस के धर समिति। क्या नाम था समिति का, एस के धर। और ये द्विसदस्यीय समिति थी, द्विसदस्यीय कह लो या त्रिसदस्यीय। क्यों, क्योंकि एस के धर इसके अध्यक्ष थे और इसके प्रथम जो सदस्य थे वो थे पन्नालाल। कौन थे, पन्नालाल। और दूसरे थे जगत नारायण लाल। दूसरे कौन थे, जगत नारायण लाल। ऐसा कह सकते हैं, द्विसदस्यीय न कहते, त्रिसदस्यीय समिति थी। अध्यक्ष कौन थे, एस के धर। और पहले सदस्य पन्नालाल और दूसरे सदस्य जगत नारायण। ये समिति जाती है और ये गठन कब हुआ था इसका, जून। लिखा है इसमें, नहीं लिखा, जून ठीक है। ये लगभग 6 महीने तक रिसर्च करती है, लोकल जो पॉलिटिकल लीडर थे उनसे बात करती है, जनता से बात करती है, और ये फिर 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। और रिपोर्ट में ये रिजल्ट देती है, सरकार से कहती है कि अभी ये सही समय नहीं है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का। किसने कहा, ये एस के धर समिति ने। क्यों गठित की गई थी, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के बारे में कि ये सही है कि नहीं। समझ में आया। अब जैसे ही इस समिति का ये क्या आता है, रेफरेंस आता है कि अभी आप भारत को भाषाई आधार पर विभाजित मत। तो जनता की जो मांग चल रही थी वो एकदम से और भड़क उठती है। कहते हैं कि वो आग में घी डालने वाला काम हो जाता है कि भाई पहले से ही हम डिमांड कर रहे थे और तुमने सरकार के सामने जाके ये बोल दिया कि मत बनाइए भाषाई आधार पर। उसका प्रत्युत्तर क्या होगा जनता की तरफ, और तीव्र गति से ये मांग उठने लगी कि नहीं, अब तो और बनेगी। क्या होगा, अब तो बनाना ही पड़ेगा। तो जब ये होती है तो सरकार विवश हो जाती है। सरकार कहती है कि ठीक है भाई, नहीं मानते हो तो फिर एक और समिति बनाते हैं हम लोग। किसके लिए, जो पहले समिति बनी थी, कौन सी, एस के धर समिति, उसकी जो रिपोर्ट थी उसको जांचने के लिए एक और समिति बनाते हैं। हो सकता है उन्होंने कोई गलतियां कर दी, सही है ना। तो उसको चेक करने के लिए एक और समिति बनाई जाती है जिसका नाम था JVP। कौन सी, JVP। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी रिप्रेजेंट करता है पट्टाभी सीतारामैया। ये उस समय के जो टॉप क्लास के लीडर थे। जैसे अभी कौन है, मोदी जी हैं, शाह जी हैं, उसके साथ राजनाथ सिंह। ये क्या है, अभी त्रिमूर्ति है राजनीति, टॉप क्लास के लीडर है ये देश। और 1947-8 की बात करें तो ये टॉप क्लास के लीडर थे, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी। ये इसलिए बताया, आप सोच सकते हैं कि कितनी ताकतवर डिमांड होगी ये, और कितना तीव्र मामला होगा उस समय का, कितना संवेदनशील मामला होगा कि टॉप क्लास के लीडर को आना पड़ा समिति जांच करने के लिए। स्पष्ट है, यहाँ तक कोई डाउट। तो पट्टाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों आते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, वो जो लोकल लीडर थे जाकर के बात करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं कि भाई ये मांग जो समिति की थी या समिति की जो रेफरेंस आया था भाषाई आधार पर राज्य न बनाने का, ये कहाँ तक सही थी। तो जब ये बात करते हैं और ये लोगों के बीच में जाते हैं तो क्या होता है, इसका इनके लिए भी रिजल्ट मिलता है। और ये रिपोर्ट बनाकर देती है समिति कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन इस समय पर क्या है, ठीक नहीं है। किसका रेफरेंस आया ये,
जेबीपी समिति का। अब जैसे ही ये रेफरेंस आता है इसका जेबीपी समिति का, वैसे ही जनता भड़की हुई थी। एक समिति ने पहले रिपोर्ट खारिज कर दी थी और दूसरी जो समिति थी उसने भी रिपोर्ट खारिज कर दी। तो जैसे ही ये रिपोर्ट खारिज या फिर ये मांग डिमांड खारिज करती है कौन सी समिति, जेबीपी, तो जो दक्षिण भारत वाला जो एरिया था, यहाँ पर जो मांग थी वो और भड़क जाती। और यहाँ पर एक लोकल लीडर थे, कौन नाम था उनका, पोट्टी श्रीरामुलु। क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामुलु। ये लोकल लीडर थे, कहाँ के? आंध्रा के। कहाँ के? आंध्र के। ये आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। किस पे? आमरण अनशन पे। और इनकी मांग वही थी कि मैं तब तक अनशन को नहीं तोड़ूंगा जब तक आंध्र प्रदेश को आप मद्रास से अलग करके अलग राज्य नहीं बनाए। किसका? रामुलु जी का। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 50 दिन गुजरे, 55 दिन गुजरे, सरकार मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में हुआ क्या कि 56वें दिन, कौन से दिन? 56वें दिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अभी आग में घी कैसे डाला जा रहा था? सबसे शुरुआत में चम्मच से, ठीक है, फिर कटोरी से, और फिर किससे डाला? बाल्टियों से, ठीक है। और अब किससे डालेगा? ट्रकों से डालेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर मामला सीरियस हो चुका है। तो श्री रामुलु जी की मृत्यु हो जाती है कौन से दिन? 56वें दिन। और जब 56वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो जब पता चलता है जनता में और वहां के लोकल लीडर में, तो ये जो दंगे थे वो भड़क जाते हैं। सरकारी संपत्तियों को तोड़ करके, आग लगा करके नष्ट करना शुरू कर देती है जनता। दंगे होते हैं, सड़कों को जाम किया जाता है और एक तरीके से बहुत भयंकर परिस्थिति बन जाती है। कहाँ पर? आंध्रा में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कब की बात है ये? 1953 नहीं, 1956 नहीं, ये तो 1953 की बात है। तो फिर क्या होती है? सरकार बेबस हो जाती है जब कंडीशन लगती है। देखो एक बात याद रखना कि जो भी कोई डिमांड होती है, हमारा जो दक्षिण भारतीय हिस्सा है, ये जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, कौन कौन से? तमिलनाडु, आंध्रा हुआ, केरला हुआ और कर्नाटक हुआ, ये इमोशनली ज्यादा है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए इमोशनल बहुत जल्दी हो जाते हैं, पता है कि नहीं? आपको एक उदाहरण दें तो कोई एक रजनीकांत की अगर मूवी लग जाए, भले ही वो बेकार हो, कैसी भी हो, उसका डायरेक्शन ठीक ना हो, स्टोरी ठीक ना हो, लेकिन चलेगी, 100% चलेगी। क्यों चलेगी? क्यों? क्योंकि उनके साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। आपको एक पता होगा, एक दुर्घटना हुई थी, ये घटना का उदाहरण ले हम लोग, जयललिता जी का निधन हुआ था। उस समय तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री थी, तो उनकी जो मृत्यु की या निधन की जैसे ही खबर आती है तो कई सारे लोग हार्ट अटैक से मर गए। है ना पता? नहीं सुना? ये न्यूज पब्लिश हुई थी। सही बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए जोक के लिए बता रहा हूँ। क्या हुआ था? ये खबर सुन के शौक से वो मर गए थे अटैक से। फिर क्या सुन के कि हमारी मुख्यमंत्री जयललिता जी का निधन हो गया। क्यों? क्योंकि इमोशनली टच बहुत होता है उनको। सही है कि नहीं? हमारे यहाँ क्या होता है? पता चलता है कि कोई अगर टॉप क्लास का लीडर या अभिनेता चला गया तो हमारे मुंह से दो ही बात निकलती है। अब जबकि सोचिए कि जो जयललिता जी थी उनकी उम्र होगी 75 से 80 करीब, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, लेकिन इतना तो होगा उनको, 75-80 के करीब तो होंगे। तो 75-80 के करीब अगर आदमी जा रहा है कोई भी रीजन की वजह से, तो फिर ये जनरली सोच लेते हैं कि भाई ठीक है, उम्र हो गई, अभी नहीं तो 5 साल बाद जाते। लेकिन इतना शौक हो जाए कि सुन के अटैक आ जाए, वो भी अच्छे अच्छे 35-35 40-40 साल के लोगों और औरतों को भी, तो समझ सकते हैं कितना इमोशन जुड़ा होगा उनके साथ। और हमारे यहाँ अगर कोई इस तरीके का नेता या टॉप क्लास का लीडर या कोई भी सेलिब्रिटी अगर हो 70-80 की उम्र के करीब का, तो हमारे मुंह से दो ही शब्द निकलते हैं। कौन से दो शब्द होते हैं? कि ठीक है भाई, अच्छा व्यक्ति था, यही कहते हैं ना। बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, हमारे यहाँ यही कहते हैं, ठीक है अच्छा व्यक्ति था लेकिन उम्र भी तो हो गई थी। यहाँ से संतुष्टि कर लेते हैं हम लोग। आदमी भले, बोलते हैं आदमी भले ही अच्छा था, उम्र भी बहुत हो गई थी। 70-80 बहुत होता है। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, मामले को दबा देते हैं या शांत कर लेते हैं।
लेकिन वहां पर आदमी क्या करते हैं, शॉक हो जाते हैं, इमोशनल जरूर होते हैं। तो क्या हुआ कि जब ये घटना हुई तो 1 नवंबर सरकार को विवश होना पड़ा, क्योंकि कंडीशन ऐसी बन गई थी दक्षिण भारत में। 1 नवंबर 1953 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को, आंध्र को मद्रास से अलग करके, अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। किस आधार पर, भाषाई आधार पर। किस आधार पर, भाषाई आधार पर। अब पूछूं आपसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कि भारत में भाषाई आधार पर बना हुआ प्रथम राज्य कौन सा था, कौन सा, कब बना था, 1 नवंबर। क्यों बना था, ये घटना आप सबसे याद होगी या मैं बता चुका हूं, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। 1 नवंबर 1953 के पहले जो राज्य बने हुए थे, 1 नवंबर 1953 के पहले जो राज्य थे वो किस आधार पर बने थे, प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर। लेकिन भाषाई आधार पर कब बने, 1 नवंबर 1953। अब 1 नवंबर 1953 ये तो आंध्र प्रदेश को तो मिल गया जो मांग रहा था। अब वो कहते हैं ना खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। अब जब देखा कि मद्रास से अलग हो गया कौन, आंध्र प्रदेश, तो जो आजू बाजू से या राज्यों से जो मांगे उठ रही थी आस पड़ोस के अलग करने की भाषाई आधार पर, वो और तेज हो गई कि नहीं भाई, अगर आंध्र प्रदेश बन सकता है मद्रास से अलग होकर तो हम क्यों नहीं, हमें भी बनाओ। हम में से भी कोई अभी रामुलू जैसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, सरकार को समझ आ जाता है, और 1952 के बाद प्रथम आम चुनाव भी संपन्न हो गए थे, तो सरकार को समझ आ जाता है कि ये अब मसला काफी गंभीर हो चुका है, उसके बारे में सोचने की अब गंभीरता से सोचने की जरूरत है। फिर क्या होता है कि सरकार 1953 में, कब, 1953 में, नवंबर 1953 में एक और समिति बना, क्या करती है, एक और समिति बनाती है। और ये कौन सी समिति होगी बताओ, क्रम में कौन सी समिति होगी, क्रम में पूछा हूं, पहली, दूसरी, तीसरी, तीसरी। क्यों, इससे पहले कौन सी बन चुकी थी, पहली एसके दर और दूसरी जेबीपी। अब ये क्रम में कौन सी समिति होगी, तीसरी। अब इसके अध्यक्ष जो थे वो थे फजल अली। कौन थे, फजल अली। अध्यक्ष का नाम क्या होगा इसका, फजल अली। और इनके अलावा इस समिति में 2 सदस्य भी थे। पहले सदस्य कौन थे, के एम पणिक्कर, के एम, और दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। 3 सदस्यीय समिति थी। अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। सदस्य कौन थे, पहले सदस्य के एम पणिक्कर और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू। और इस समिति का कोई ना कोई तो नाम होगा। इस समिति का नाम था राज्य पुनर्गठन समिति आयोग। कब गठित की गई थी, नवंबर 1953 में। यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। और इस समिति को दायित्व दिया गया कि भाई अब ये फिक्स हो चुका है कि हम राज्यों का जो निर्माण करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, भाषाओं के आधार पर करेंगे। और आपका ये दायित्व है कि जाइए, जितना समय आपको लेना है लीजिए और निरीक्षण कीजिए भारत का कि किस आधार पर, किस भाषा के आधार पर हम क्या राज्य बना सकते हैं। तो इसका निरीक्षण कौन करता है फिर, फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग पर क्या करता है, इसका निरीक्षण करता है। और लगभग 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद, मतलब दिसंबर 1955। अब जब कोई आयोग बना है उसका काम क्या होगा, पहले जाके ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे जाके उसका रिसर्च करना। अब उससे जो रिजल्ट निकलते हैं उसके आधार पर अपनी क्या बनाना, रिपोर्ट बनाना। तो ये क्या करता है, अपनी
रिपोर्ट को तैयार करता है कौन सा आयोग? फजल अली आयोग या फजल अली समिति। ये क्या करती है? रिपोर्ट बनाती है और रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या रेफरेंस देती है सरकार को कि आप भाषा के आधार पर राज्य को बनाइए, भाषा के आधार पर राज्य आपको बनाना है। तो कितने राज्य बनाना है? कितना रेफरेंस दिया था, कोई बता सकता है? 16 राज्य। कितने बनाइए सरकार से कहा? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का आप निर्माण कर दीजिए। इसके आधार पर, भाषा के आधार। ये किसका रेफरेंस था? फजल अली आयोग का या राज्य पुनर्गठन समिति। कब? 1950। यहां तक कोई डाउट? अब सरकार के ऊपर है कि ये जो इन्होंने रेफरेंस दिया है इसको एक्सेप्ट करती है, इसमें कुछ सुधार करती है। ठीक है, आगे का कल देखेंगे, कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर कल।